हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूवी लर्न में, जहां आप और हम मिलकर सीखते हैं। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट आ रहा है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव डैश डैश तथा डैश के विलयन होते हैं। तो विद्युत चालन जिसमें से करंट पास हो जाता है, ऐसे द्रवों में क्या चीज होती है वो पूछा हुआ है। किस चीज के वो विलयन होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो वो होते हैं अम्लों के, क्षारकों के तथा लवणों के विलयन होते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण आपने पढ़े हुए हैं पिछले चैप्टर्स में। अम्ल खट्टे टेस्ट वाले होते हैं, जैसे घरों में आपके पास नींबू का रस, सिरका, ये अम्ल में आते हैं। क्षारक जो साबुन जैसे होते हैं टच करने में, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, ये क्षारक में आते हैं। और लवण जो है अम्लों और क्षारकों के मिलने से बनते हैं। साथ में आप ऐसे भी कह सकते हैं जो धातु और अधातु हैं वो मिलकर लवण बनाते हैं। घरों में नमक जो यूज होता है वो भी लवण है। तो इनका अगर सॉल्यूशन बनाएंगे, पानी में घोलेंगे, तो वो विद्युत का चालन करेंगे। बी पार्ट है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विलयन यानी कि सॉल्यूशन, पानी में कोई चीज घोलिए, उसमें से विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, करंट पास करते हैं, तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? वो है रासायनिक प्रभाव। केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए इसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो कॉपर सल्फेट एक नीले रंग का पाउडर होता है, उसको पानी में घोलें तो कॉपर सल्फेट का विलयन बनेगा। उसमें से अगर करंट पास करें बैटरी से कनेक्ट करके, तो कॉपर जो है बैटरी के किस टर्मिनल, बैटरी में आप जानते हैं प्लस और माइनस होता है, तो किस दिशा में जाएगा वो पूछा है। तो कॉपर एक धातु है, तांबा कहते हैं जिसे हम। तो धातु जितने भी होते हैं वो धन आवेशित होते हैं। जब उनमें से करंट पास होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। तो ये धन आवेश वाला, प्लस साइन वाला जो कॉपर है, ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो माइनस वाले टर्मिनल, बैटरी पे जिस साइड माइनस है उस तरफ ये निक्षेपित होगा, सेटल हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा आप कह सकते हैं। तो लिखेंगे आप, ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि चांदी का कोई गहना है, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया, तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है वो पूछा है यहाँ पर। किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा लेना, तो इसे कहते हैं हम विद्युत लेपन। करंट पास करके, जैसे हमने ऊपर कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में बात की कि कॉपर किस तरह से जमा हो जाता है बैटरी के ऋण टर्मिनल पे, उसी प्रोसेस को यूज करते हुए हम विद्युत लेपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने की व्याख्या कर सकते हैं? तो समपरिक्षित्र क्या है? किसी तार में करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए समपरिक्षित्र यूज किया जाता है। टेस्टिंग डिवाइस कह सकते हो आप। कैसे टेस्ट करते हैं? उसके लिए हम चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करते हैं। चुंबकीय सुई के चारों तरफ तार लपेट देते हैं। अगर तार में करंट होगा तो उसमें चुंबक बनेगी, और वो जो चुंबकीय सुई है वो हिलेगी। तो अगर चुंबकीय सुई हिलती है तो हम कहते हैं कि इसमें करंट पास हो रहा है। तो ये यहाँ पर पूछा है कि विलयन में जब करंट जाता है तो ये समपरिक्षित्र की सुई विक्षेपित हो जाती है, यानी कि हिल जाती है अपनी जगह से। तो क्यों हिलती है उसका आंसर आप देंगे। चुंबकीय सुई का विक्षेप यह दर्शाता है कि विलयन विद्युत का चालन करता है, जिससे विद्युत धारा उसके माध्यम से प्रवाहित होती है। यह धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जिससे सुई विक्षेपित होती है। तो चुंबकीय सुई का विक्षेप जो है, चुंबकीय सुई जो हिल रही है, इसका मतलब है कि विद्युत का चालन हो रहा है उसके अंदर से, सॉल्यूशन के अंदर से करंट जा रहा है, और करंट जा रहा है तो उसमें चुंबक बनेगी। चुंबक बनेगी तो ये सुई अपनी जगह से हिलेगी। तो इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 11.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो यहाँ पर आपको वो सेटअप दिया हुआ है। ये जो यहाँ पर सिस्टम लगा है, ये यहाँ पर समपरिक्षित्र कहते हैं इसको। तो इसमें आप देख सकते हैं एक माचिस की डिबिया ली हुई है, उसके अंदर चुंबकीय सुई रखी है और उसके ऊपर से तार लपेट दिए। तो ये बन गया हमारा समपरिक्षित्र टेस्टिंग करने के लिए। तो इसमें बोला है कि यहाँ लिक्विड कौन कौन से लें हम, जिससे ये चुंबकीय सुई हिले अपनी जगह से, यानी कि करंट पास होना चाहिए। तो करंट पास किन सॉल्यूशन से होता है वो आपसे पूछा हुआ है। तो हमने अभी बात की कि जिनमें अम्ल हो, क्षारक हो या लवण हो,
ऐसे विलयन चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर सकते हैं, उनमें से करंट पास हो सकता है। तो 3 द्रवों के नाम लिखने, तो आंसर में आप दे सकते हैं नींबू का रस, सिरका, नल का पानी। तो नींबू का रस और सिरका जो है इनमें अम्ल होता है, नल में जो पानी आता है उसमें लवण होते हैं, लवण की वजह से उसमें करंट पास होता है। तो इस तरह से हमारे ये 3 द्रव हो गए जिनमें से करंट पास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र 11.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है, जैसे हमने टेस्टिंग के लिए संपरीक्षित्र यूज किया चुंबकीय सुई वाला, ये भी हमारा टेस्टिंग के लिए यहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है। तो अगर यहाँ इस द्रव में से करंट जाएगा तो ये बल्ब जलेगा। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि बल्ब नहीं जल रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या क्या कमियां हो सकती हैं इसमें, वो बताना है आपको। तो आंसर में आप देंगे बल्ब ना जलने के संभावित कारण, पहला परिपथ में ढीले कनेक्शन। तो ये जो सर्किट बनाया है हमने, इसमें कनेक्शन किए हैं तारों से, हो सकता है ये ढीले रह गए हो, इस वजह से करंट नहीं जा रहा हो और बल्ब नहीं जल रहा हो। दूसरा क्या हो सकता है, बल्ब का फ्यूज होना, कि बल्ब भी फ्यूज हो, खराब हो, तो इस वजह से ना जल रहा हो। तीसरा ये हो सकता है कि बैटरी का समाप्त हो जाना, बैटरी खराब हो गई हो, खत्म हो गई हो, तो इस वजह से भी करंट पास नहीं होगा। और चौथा, द्रव का विद्युत का हीन चालक होना, कि ये जो द्रव लिया है हमने ये विद्युत का अच्छा चालक हो ही ना, इसमें से करंट अच्छे से जा ही ना रहा हो। तो ये कारण है जिस वजह से हमारा बल्ब नहीं जल रहा हो। तो ये आप कारण यहां पर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 द्रवों A तथा B के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित्र का बल्ब द्रव A के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव B के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, अब निष्कर्ष यहाँ पर पूछे हैं, 2 द्रव हैं A और B, उनमें से जब करंट पास किया गया तो देखा कि द्रव A जो है उससे बल्ब तेज चमकीला जल रहा है, लेकिन द्रव B के लिए वो धीमा धीमा लाइट सा जल रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके लिए ऑप्शन है, पहला द्रव A द्रव B से अच्छा चालक है, दूसरा द्रव B द्रव A से अच्छा चालक है, तीसरा दोनों द्रवों की चालकता समान है, या चौथा द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो आप देख रहे हैं करंट ज्यादा जा रहा होगा तभी वो बल्ब ज्यादा तेज जल रहा होगा, तो इसका मतलब है कि द्रव A द्रव B से अच्छा चालक होगा। तो वही लेंगे आप ऑप्शन 1 और आंसर में लिख देंगे फर्स्ट, द्रव A द्रव B से अच्छा चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो शुद्ध जल जो होता है उसमें कोई लवण नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं करता है। यही आप आंसर देंगे, नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम देंगे कि हम इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल, क्षारक या लवण मिला सकते हैं। तो अम्ल, क्षारक या लवण मिलाकर वो विद्युत का चालन करने लगेगा। जैसे घर में ही आपको करना हो तो शुद्ध जल लेकर उसमें हम नमक घोल दें थोड़ा सा, तो वो विद्युत का चालन करने लगेगा, उसमें से करंट जा सकता है आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज या पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो कहीं पर आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करने से पहले फायरमैन क्या करते हैं, वहां की इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की आपूर्ति, बिजली बंद कर देते हैं। वो क्यों करते हैं वो पूछा है, तो आंसर आप देंगे, पानी विद्युत का अच्छा चालक है। मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करने से फायरमैन और अन्य लोगों को विद्युत झटके का खतरा नहीं रहता है। तो आग बुझाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, इसलिए वो विद्युत का अच्छा चालक होता है, उसमें क्योंकि लवण घुले होते हैं। तो अगर बिना बिजली का कनेक्शन काटे हमने आग बुझाने की कोशिश की तो पानी के थ्रू हमें करंट लग सकता है, आग बुझाने वालों को करंट लग सकता है। तो ये खतरा ना रहे इसलिए विद्युत आपूर्ति बंद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरीक्षित्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो समुद्र के किनारे रहने वाला एक लड़का है, वो टेस्ट कर रहा है एक पीने के पानी को और एक समुद्र के पानी को। तो समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई जो है वो ज्यादा हिलती है, तो इसकी व्याख्या करने को कहा है, क्यों होता है ऐसा। तो आंसर देंगे, समुद्र के पानी में पीने के पानी की तुलना में अधिक लवण घुले होते हैं। आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक घुला होता है, तो क्योंकि उसमें अधिक लवण है इस वजह से वो विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। तो ये आंसर आप देंगे।
जो जितना ज्यादा अच्छा चालक होगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन हो गया जैसा अभी हमने आग बुझाने वाला देखा। तेज बारिश के टाइम अगर काम करेगा बाहर कहीं बिजली की तारों को ठीक करने का, तो उसको करंट लग सकता है, क्योंकि बारिश का पानी भी बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है, उसमें हवा में जो धूल है, लवण है, वो घुल जाते हैं। तो आंसर होगा नहीं, यह सुरक्षित नहीं है। पानी विद्युत का अच्छा चालक है, इसलिए तेज वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना विद्युत झटके का खतरा बढ़ा देता है, तो बिजली का झटका लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके समपरीक्षित्र से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसकी बात हमने पिछले क्वेश्चन में भी की कि वर्षा का जल पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। वो शुद्ध तब होता है जब वातावरण या पर्यावरण बिल्कुल साफ हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वर्षा का जल नीचे गिरता है तो हवा में जो गैसें होती हैं, लवण होते हैं, धूल मिट्टी होती है, वो उसमें घुल जाती है, जिस कारण वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं रहता और उसमें करंट पास हो सकता है। तो यही आप आंसर लिखेंगे, वर्षा का जल शुद्ध नहीं होता, इसमें घुले हुए लवण, धूलकण और अन्य अशुद्धियां हो सकती हैं, जिससे यह विद्युत का चालक बन जाता है। इसी कारण चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनानी, हमने क्वेश्चन 1 में भी बात की थी विद्युत लेपन की। कोई मटेरियल है, उसके ऊपर दूसरा मटेरियल चढ़ा देना बिजली का इस्तेमाल करके, उसे विद्युत लेपन कहते हैं, ताकि वो चीजें खराब ना हो। जैसे लोहे में जंग लग जाती है तो उससे बचाने के लिए हम लोहे के ऊपर विद्युत लेपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस तरह की चीजों के नाम बताने हैं, लिस्ट बनानी है जिनका विद्युत लेपन किया जाता है। तो आंसर में आप देंगे विद्युत लेपित वस्तुएं, फर्स्ट साइकिल के हैंडल, दूसरा कार के भाग, आभूषण, पानी के नल, गैस बर्नर, टिन के डिब्बे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको विद्युत लेपित किया जाता है ताकि वो खराब होने से बच सके। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 11.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। तो बुक में एक क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है 11.7 में, आप देख सकते हैं। उसमें 2 कॉपर की छड़ यूज की जाती हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध कॉपर यानी कि तांबा। तो अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर की तरफ तांबा जाता है और बिजली का इस्तेमाल करके ये सारा प्रोसेस होता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड यानी कि ये जो छड़ लिए हैं हमने रॉड्स, इनमें से कौन सी रॉड धन टर्मिनल बैटरी के प्लस वाली साइड जोड़ेंगे और उसका कारण भी बताना है। तो इसका आंसर देखने से पहले हम देखते हैं कि ये एक्टिविटी होती कैसे है। तो थोड़ा सा एनिमेशन के माध्यम से हम इसको सीखते हैं, फिर इसका आंसर लिखेंगे। तो ये वो एक्टिविटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये नीले रंग का एक लिक्विड लिया हुआ है, ये कॉपर सल्फेट है जिसकी हमने बात पहले भी की। अब इसमें हमने इसको बैटरी से जोड़ा है। 2 हमने यहाँ पर रॉड्स लिए हैं, एक ये मोटी वाली, ये है अशुद्ध कॉपर की बनी हुई जिससे हमें कॉपर साफ करना है, तांबा साफ करना है, और दूसरी शुद्ध है, वो पतली वाली है। इसमें होता क्या है, जब करंट जाता है तो यहाँ कॉपर के आयन बनते हैं, कॉपर के ऊपर चार्ज आता है, वो धनावेश होता है। हमने पहले भी बात की, जितने भी धातु होते हैं उन पर धनावेश होता है। तो यहाँ से कॉपर के आयन धनावेशित होते जाते हैं और वो ऋण आवेश की तरफ यानी कि इस शुद्ध छड़ की तरफ आते जाते हैं, खींचे चले आते हैं और यहाँ पर चिपकते जाते हैं, और धीरे धीरे ये छड़ पतली होती जाती है और इसमें से कॉपर निकलकर पतली छड़ पे चिपकता जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, जो अशुद्ध था कॉपर उसको हमने धन टर्मिनल से जोड़ा और जो शुद्ध था उसको ऋण टर्मिनल से जोड़ा, ताकि अशुद्ध में से कॉपर के धनायन निकलकर ऋण वाले की तरफ अट्रैक्ट होते रहे, आकर्षित होते रहे। इसमें जो बचा हुआ है, इसमें अशुद्धियां होती हैं, वो नीचे इकट्ठी होती जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठी हो गई। तो इस तरह से होता है। तो शुद्ध को हमने जोड़ा है ऋण से और अशुद्ध को धन से। तो इतना सा आपने ध्यान रखना है। यही बात हमने क्वेश्चन 1 में भी की थी रिक्त स्थान में। तो अब देखते हैं इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। मोटी अशुद्ध कॉपर की छड़ को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि विद्युत अपघटन जब होता है कॉपर टूटता है
तो ये कॉपर अशुद्ध कॉपर की छड़ से बैटरी के ऋण टर्मिनल यानी कि शुद्ध कॉपर की छड़ की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार कॉपर का शोधन होता है। तो कॉपर जो है वो अशुद्ध से शुद्ध की तरफ चिपकता जाता है। तो क्या करना है, हमने धन टर्मिनल से जोड़ना है अशुद्ध कॉपर को, ताकि वहां से जो कॉपर के आयन निकलेंगे उन पर प्लस चार्ज होगा, वो माइनस की तरफ जा सके और वहां पर शुद्ध कॉपर इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहें और आप सीखना जारी रखें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।